हबल की सबसे महान उपलब्धि क्या है? अगर ये सवाल एस्ट्रोनॉमर्स से भरे कमरे में पूछ लें तो एक और ग्रेट डिबेट शुरू हो जाएगी। लेकिन ये बात सब मानते हैं कि हबल इतिहास का एक बेमिसाल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। हबल स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत मायने रखता है और खासकर एस्ट्रोनॉमर्स के लिए भी। मैं अपने 5 स्पेस शटल मिशंस में से 3 में हबल स्पेस टेलीस्कोप गया हूं, वो भी आखिरी 3। और वहां काम खत्म हो जाने पर मैंने उसे सलाम देकर कहा, गुड लक मिस्टर हबल, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। क्या हबल से ली गई कुछ ऐसी इमेजेस हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखती हों, जो आपको बहुत अच्छी लगती हों? ऐसी बहुत सी फेवरेट इमेजेस हैं, जिनमें से पहली वो है जब मैं हबल की सर्विसिंग के लिए गया था और उनसे यह साबित हुआ कि मैंने हबल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हबल की सबसे शानदार तस्वीर लॉन्ग टाइम एक्सपोजर है, जिसे डीप फील्ड कहते हैं। हबल डीप फील्ड एक बेजोड़ खोज थी। हमें नहीं पता था कि स्पेस में और क्या है, तो सोचा देखें अगर कुछ नजर आ जाए। हबल स्पेस टेलीस्कोप के दूसरे डायरेक्टर ने कहा, पता है हबल ब्रह्मांड को और गहराई से देख रहा है। मैं सोचता हूँ क्या होगा अगर हम आसमान के सिर्फ एकदम खाली हिस्से में झांकें और फिर देखें कि हमें क्या मिलता है। और उन्होंने फैसला किया कि टेलीस्कोप का रुख आसमान के एक अकेले खाली हिस्से पर कर दें जो पीने वाली स्ट्रॉ से ज्यादा बड़ा ना हो। यह आसमान का वो हिस्सा था जिसे उन्होंने हबल स्पेस टेलीस्कोप से देखने का फैसला किया कि उस अकेली खाली जगह को 10 दिन तक लगातार देखने के बाद पता लगाएं कि क्या होता है। काफी लोगों ने कहा कि वो सन की हैं, टेलीस्कोप का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन टेलीस्कोप को घुमाकर 10 दिनों तक सिर्फ एक ही जगह दिखा गया, जिसमें उस वक्त हमारे सबसे लेटेस्ट कैमरे लगे हुए थे। और सब लोग हैरान रह गए जब उन्होंने आसमान के उस खाली हिस्से की तस्वीर देखी जिसमें आसमान की उस एक जगह में 10,000 गैलेक्सीज थीं। किसी को नहीं पता था कि ब्रह्मांड के उस हिस्से में इतनी सारी गैलेक्सीज हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। अगर आप हबल डीप फील्ड को देखें तो उनमें से लाइट के सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं जो तारे हैं। उस तस्वीर में लाइट के बाकी पॉइंट्स गैलेक्सीज हैं। यानी आसमान के उस स्ट्रॉ जितने छोटे हर हिस्से में 10,000 गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। अगर आप पूरे आसमान का हिसाब लगाएं तो देखने लायक गैलेक्सीज में अनगिनत तारे मौजूद हैं। अब मैं हिसाब नहीं लगाऊंगा कि कुल मिलाकर कितने तारे हैं, लेकिन 10 के आगे 22 जीरो जितने हैं। डीप फील्ड ने हबल की हद तय कर दी जहां तक वो देख सकता है। ब्रह्मांड में गैलेक्सीज की तस्वीर को पूरा करने के लिए हमें एक नए तरह का टेलीस्कोप चाहिए जो नजर आती चीजों के पार देख सके। ये कहा जा सकता है कि टेलीस्कोप एक टाइम मशीन है। टेलीस्कोप हमेशा से ही एक टाइम मशीन है क्योंकि हमारी आंख एक टाइम मशीन है। हम चीजों को तभी देख पाते हैं जब वो हमारी तरफ लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। लाइट को यहां से चांद पर जाने और वापस आने में 2.5 सेकंड्स लगते हैं और सूरज तक आने जाने में लाइट को करीब 500 सेकंड्स यानी 8 मिनट लगते हैं। हम 6 फुट के फासले पर हैं तो आप मुझे 6 नैनो सेकंड्स यानी मेरे 6 नैनो सेकंड्स पहले वाले रूप को देख रहे हैं। तो लाइट राउंड नंबर्स में 1 फुट पर नैनो सेकंड की स्पीड से चलती है। एंड्रोमेडा नेबुला को आप वैसे ही देखते हैं जैसा वो 30 लाख साल पहले था, जितनी दूर आप बिना टेलीस्कोप के देख सकते हैं। लेकिन टेलीस्कोप से आप स्पेस में लाखों और करोड़ों लाइट ईयर्स दूर तक देख सकते हैं, यानी करोड़ों साल पहले तक। बेशक अब वो वहां से बहुत दूर जा चुकी हैं जहां हमने उन्हें पहले देखा था, तो अब वो चीजें वहां नहीं हैं। वो अब कुछ और करने चली गई हैं। यूनिवर्स के कुछ हिस्से हम कभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो इस समय हमसे दूर जा रहे हैं और वो इतनी तेजी से हमसे दूर चले जाएंगे कि वहां से लाइट कभी यहां नहीं पहुंच पाएगी।
जैसे जैसे हम स्पेस में और ज्यादा गहराई में देखते जाते हैं, हमें और कम गैलेक्सीज नजर आती हैं। ऐसा नहीं है कि गैलेक्सीज खत्म हो रही है। हकीकत यह है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड बढ़ रहा है, स्पेस एंड टाइम में फैल रहा है, उसकी लाइट रेड शिफ्ट हो गई है और बहुत शुरुआत के ब्रह्मांड की गैलेक्सीज हबल स्पेस टेलीस्कोप की नजर से बाहर खिसक गई हैं। हबल टेलीस्कोप सिर्फ वही देख सकता है जो हमारी आंखें देख सकती है। जिन वेवलेंथ्स को लेकर आपकी आंख सेंसिटिव या तेज है, थोड़ी सी अल्ट्रावायलेट और थोड़ी सी इंफ्रारेड। वो गैलेक्सीज हमसे इतनी ज्यादा दूर हैं कि जब लाइट स्पेस से होकर गुजरती है और स्पेस फैल रहा है क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, वो लाइट रेड शिफ्ट हो जाती है और स्पेस से होकर गुजरते हुए ब्लू लाइट से रेड लाइट में बदल जाती है। ये गैलेक्सीज हमसे इतनी ज्यादा दूर और वक्त में इतना पीछे जाकर हैं कि उनकी लाइट हम तक इंफ्रारेड वेवलेंथ्स के जरिए पहुंचती है। वेब टेलीस्कोप हमें इंफ्रारेड आंखें देगा और हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा देख पाएंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखा। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स की हमारी जानकारी को बदल के रख दिया है, लेकिन हम उन पहली गैलेक्सीज की स्टडी नहीं कर पाए जो यूनिवर्स में बनी थी। हम उनकी लाइट नहीं ढूंढ पाए और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें उसी में मदद करेगा। मैं कंटामिनेशन कंट्रोल टीम का हिस्सा हूँ, लेकिन यहाँ मैकेनिकल टीम भी है, प्रोपल्शन है, सनशील्ड है, स्पेसक्राफ्ट भी है। क्या इस मेम्ब्रेन का आकार सही है? क्या यूपीएस क्लैम्प शेल जो सनशील्ड के ऊपर जाने पर उसे चारों तरफ से ढकेगा वो सही मटेरियल का है? क्या वो उसे जगह पर टिकाए रखेगा? क्या वो मेम्ब्रेन्स को लॉन्च करने पर उन्हें सिकुड़ने से रोकेगा? मुझे इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये पहली बार है जब हमने इतना हल्का शीशा मंगाया है और ये पहली बार है जब हम फैलने वाला टेलीस्कोप बना रहे हैं। टेम्परेचर के लिए हमारे प्रोफाइल्स क्या क्या हैं? कूल डाउन के लिए साइरो स्ट्रेंथ कितनी है? हम जो एक्चुएटर्स अब यूज कर रहे हैं वो ज्यादा सटीक हैं क्योंकि हमने अलग अलग शीशों को एक सीध में लगाया है। क्या वो टिक पाएगा? अपनी मजबूती बनाए रख पाएगा? क्या वो सीधा रहेगा? सिर्फ सनशील्ड में ही 137 रिलीज डिवाइसेस हैं। मेरे ख्याल से कुल मिलाकर पूरे स्पेसक्राफ्ट में 187 या 189 रिलीज डिवाइसेस होंगे, यानी गड़बड़ होने के काफी चांसेस हैं। हर कदम पर जांच होती है, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट इतना बड़ा है कि पता ही नहीं चलता कि कौन से कदम छूट गए हैं, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है, पता नहीं चलता कि क्या छूटा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तकनीकी रूप से इस टेलीस्कोप को बनाना बहुत मुश्किल था। जो एक बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है वो है सोचने में नाकामी। ऐसी कोई चीज सोचने में नाकाम होना जिसे हम जमीन पर ही ठीक कर देते। मुझे बस इसी बात का डर रहता है। हम नहीं चाहते कि वेब टेलीस्कोप के टेलीस्कोप वाले हिस्से पर सूरज की जरा भी रोशनी पड़े। जो लाइट हमें चाहिए वो इंफ्रारेड में है, इसलिए इंफ्रारेड सिग्नेचर का पता लगाने के लिए इसका ठंडा होना बहुत जरूरी है, वरना ये बस अपने आप को ही मेजर कर लेगा। इसलिए हमें इसे ठंडा रखना होगा, क्योंकि स्पेस में जो चीज गर्म होगी वो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो इसमें लगे हैं, और बहुत तेज रोशनी जो सूरज की होगी। हम खुद को अंधा नहीं करना चाहते और इसलिए हम सैटेलाइट को पृथ्वी से काफी दूर रखेंगे ताकि उस पर पृथ्वी से आने वाली गर्मी का असर ना पड़े। हम उसे सूरज के रास्ते में नहीं ले जाएंगे और इसीलिए हम उसे उस ऑर्बिट में ले जाएंगे जिसे कहते हैं अर्थ सन L2 पॉइंट, जो पृथ्वी और सूरज से लाखों मील दूर है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि L2 पर किसी गड़बड़ी को कोई ठीक करने नहीं जा पाएगा। हमें वो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। एक भी गलती हुई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमें बस एक मौका मिलेगा। पृथ्वी से लाखों मील दूर सब कुछ ठीक होना चाहिए। ये इंजीनियरिंग की मिसाल है। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ एक साइंटिफिक मिसाल हो, क्योंकि हमने पहले भी टेलीस्कोप्स बनाए हैं। मैंने 8 मीटर का टेलीस्कोप बनाया था। इस टेलीस्कोप को बनाने के लिए हमने 300 टन स्टील इस्तेमाल किया था, लेकिन इतने बड़े टेलीस्कोप को स्पेस में छोड़ने का कोई तरीका नहीं है, और जेम्स वेब का वजन 6 मेट्रिक टन था। हमें 300 टन से घटकर 6 टन पर आना पड़ा। इतना बड़ा कोई रॉकेट नहीं जो इतनी बड़ी चीज को लॉन्च कर सके, इसलिए हमें ये सोचना पड़ा कि हम इस टेलीस्कोप को फोल्ड कैसे करें, और फिर हमें ये ओरिगामी टेलीस्कोप बनाना पड़ा।
इस टेलीस्कोप को असल में चलाने के लिए 300 या 400 अलग अलग ऑपरेशंस हैं जिनका होना जरूरी है। एक विशाल सनशेड का खुलना जरूरी है जो टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है। इस मोड़ पर मामला बड़ा नाजुक हो जाता है क्योंकि अब हर चीज बहुत जल्दी ठंडी होने लगती है, इसलिए हमें टेलीस्कोप को जल्दी खोलना होगा इससे पहले कि वो बहुत ठंडा हो जाए और उसके जोड़ जम जाए। फिर हमें शीशों को खोलना होगा, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स को चालू करना होगा और इनमें से हर एक चीज को पहली बार में ही एकदम सही ढंग से काम करना होगा। इस टेलीस्कोप को चलाने का हमें सिर्फ एक मौका मिलेगा। अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो यह मिशन फेल हो सकता है। L2 पर अपने देखने की निश्चित जगह से वह पहली गैलेक्सीज को देखने के अलावा और भी कुछ करेगा। वो डस्ट क्लाउड्स के पार ऐसी जगह भी देख सकेगा जहां तारों का जन्म होता है, और वो हमारे लिए खास अहमियत रखने वाली छोटी छोटी चीजों की छानबीन भी करेगा, यानी एक्सोप्लैनेट्स की। आंखों से दिखाई देने वाले 5 ग्रह हैं: मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। टेलीस्कोप से 3 और ग्रहों का पता चला: यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। फिर प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया, इसलिए पृथ्वी को मिलाकर पूरे ब्रह्मांड में हम 8 ग्रहों को जानते थे। एक्सोप्लैनेट यानी सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद ग्रह का ख्याल साइंस फिक्शन का एरिया माना जाता था, लेकिन फिर वो सब बदल गया। मैंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान एक्सोप्लैनेट्स पर काम करना शुरू किया। उस समय सिर्फ एक अकेला ट्रांजिटिंग प्लैनेट था, HD 209458। लेकिन मुझे पता था कि ऐसे कई और प्लैनेट्स जरूर होंगे। मतलब हमें तो सिर्फ एक प्लैनेट के बारे में पता है, वहां पर पता नहीं और कितने होंगे। एक्सोप्लैनेट्स को यहीं अर्थ से डिस्कवर किया गया। हमने बस तारों को हिलते डुलते देखा और ये मान लिया कि तारों के कांपने की वजह उनके इर्द गिर्द घूमने वाले प्लैनेट्स थे। शुरुआती ग्रह जो मिले वो बड़े जुपिटर्स थे, जिनकी वजह से तारे हिलते डुलते थे और उसी से हम उनका पता लगा लेते थे। आजकल प्लैनेट ढूंढने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है ट्रांजिट टेक्निक। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको प्लैनेट तारों के सामने से गुजरता नजर आएगा। ऐसा होने पर तारा कम चमकता है। जुपिटर हमारे सूरज के 10वें हिस्से जितना बड़ा है। अगर वो जुपिटर के बराबर है तो प्लैनेट तारे की 100वें हिस्से जितनी चमक को रोक देगा। अगर वो प्लैनेट अर्थ जितना बड़ा है तो वो 10,000वें हिस्से जितनी चमक को रोक देगा। केप्लर स्पेस टेलीस्कोप ने आसमान के एक छोटे से हिस्से पर नजर रखी और उसे वहां हजारों प्लैनेट्स मिले। जहां स्पेस टेलीस्कोप्स में वो पैनापन होता है जो एक्सोप्लैनेट ढूंढने के लिए चाहिए, वहीं ग्राउंड टेलीस्कोप्स को भी बड़ा बनाया जा सकता है और पृथ्वी के वायुमंडल के हिसाब से ढलने वाले नए ऑप्टिक्स की मदद से वो इतनी लाइट इकट्ठा कर सकते हैं कि एक्सोप्लैनेट की बारीकी से जांच की जा सके। मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे शानदार पल वो थे जब हाल ही में हम एक एक्सोप्लैनेट की तस्वीर लेने में कामयाब रहे। हमने तारों की लाइट ब्लॉक की और तब हमें वो नजर आया और हमने उसे आगे बढ़ते हुए देखा। लाजवाब नजारा था। हमने पहली बार एक और ग्रह को वाकई अपने तारों के चारों तरफ घूमते हुए देखा। ये कितना बेहतरीन लगता है। इन कुछ पिक्सेल्स को देखकर आपको एहसास होता है कि सूरज के चारों तरफ घूमते हुए एक ग्रह को देखना एस्ट्रोनॉट के लिए कितनी बड़ी बात है। केक टेलीस्कोप का हिस्सों में बटा शीशा वेब के लिए एक मिसाल था, जिसने बड़े टेलीस्कोप बनाने का रास्ता दिखाया जमीन पर और अंतरिक्ष में, जिनकी जरूरत जीवन के निशान ढूंढने के लिए एक्सोप्लैनेट्स के वातावरण की छानबीन करने के लिए पड़ेगी। हम पानी की भाप ढूंढना चाहते हैं क्योंकि छोटे प्लैनेट पर भाप होने का मतलब है वहाँ समुद्र का होना। अर्थ पर हर तरह के जीवन को पानी चाहिए और रहने लायक दुनिया ढूंढना शुरू करने के लिए ये जगह बेहतरीन थी। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिलनी चाहिए जिससे पता चलेगा कि वो वाकई पथरीली दुनिया है। लेकिन इन दो चीजों के अलावा हम वाकई जो ढूंढना चाहते हैं वो हैं कुछ और अलग गैसेस।
अर्थ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, लेकिन पौधों और दूसरी फोटोसिंथेटिक लाइफ के बिना हमारे एटमॉस्फेयर में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं रहेगा। अगर हमें कोई ऐसा प्लैनेट मिले जिसमें लाइफ पॉसिबल हो तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। और जो इससे भी बड़ी बात होगी वो है इंटेलिजेंट लाइफ का मिलना। मेरा अपना मानना है कि यूनिवर्स में कहीं कई जगहों पर लाइफ है, और मेरे पास एक ऑब्जर्वेशनल एविडेंस भी है, जो ये है कि जैसे यहाँ पृथ्वी पर कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स का बरसना बंद हुआ, हमें पृथ्वी पर फॉसिल लाइफ के सबूत मिले। ये सबूत है कि वो सब बहुत जल्दी हुआ तो शायद वो बहुत आसानी से भी हुआ होगा। क्या हम उन्हें ढूंढ सकते हैं? शायद ढूंढ ले। क्या मेरे जीते जी? ये तो नहीं पता। मुझे काफी हद तक यकीन है कि सोलर सिस्टम के पार लाइफ है। ऐसी तमाम जगह हैं जहां लाइफ हो सकती है। अगर आप हमारे शरीर में 10 सबसे आम केमिकल एलिमेंट्स को देखें तो वो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले 10 सबसे आम केमिकल एलिमेंट्स ही हैं। जिन चीजों से हम जिंदा हैं वही चीजें ब्रह्मांड में भी मौजूद हैं। हमारे पास लगभग वो सारी चीजें हैं, लेकिन हम बस उस चीज को ढूंढ रहे हैं जिससे लाइफ शुरू हो सकती है। यूनिवर्स में इतने अलग तरह के प्लैनेट्स हैं जिन्हें अभी भी ढूंढना बाकी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हम यूनिवर्स के छोटे प्लैनेट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हर छोटे तारे के इर्द गिर्द रहने लायक प्लैनेट्स हैं और वहाँ वो गैसेस भी हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, और अगर उन सब पर लाइफ है और रहने लायक एटमॉस्फेयर है, तो यकीन मानिए ये हम सब के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से अर्थ जैसा एक और प्लैनेट ढूंढ रहे हैं। हमारा सूरज उम्र के उसी पड़ाव पर है जिस पर मैं अपनी लाइफ में हूँ। ओके, वो अपनी लाइफ के सफर के उम्र के करीब तीसरे से थोड़ा आगे के पड़ाव पर है। लेकिन जब मेरी उम्र 10% बढ़ेगी तो मैं 40 का हो जाऊंगा। शायद मैं वैसा ही रहूं जैसा मैं अब हूं। लेकिन हमारा सूरज, जब हमारे सूरज की उम्र 10% बढ़ेगी तो उसकी चमक 10% बढ़ जाएगी। हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा। जब सूरज की उम्र 30% बढ़ेगी तो उसकी चमक 40% बढ़ जाएगी, जो हमारे प्लेनेट के ओशंस को सुखाने के लिए काफी है। आखिर में सूरज फैलकर बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और उसकी परतें इतनी फैल जाएंगी कि वो सूरज के इर्द गिर्द अर्थ के ऑर्बिट को भी आराम से समेट लेंगी। यानी वो अंदरूनी सोलर सिस्टम को बर्बाद कर देगा। इसलिए ये बात तो पक्की है कि हमें अपना प्लेनेट छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम जाएंगे कहां? स्पेस में अर्थ जैसा एक और प्लैनेट जरूर होगा। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों अरबों तारे हैं। हमारे अपने यूनिवर्स में करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं। मुझे यकीन है कि अर्थ जैसा एक और प्लैनेट जरूर है। हमें लगता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हर तारे में कम से कम एक प्लैनेट होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि हम उन्हें ढूंढ लेंगे और छोटे तारों की रहने लायक जोन्स में घूमते हुए प्लैनेट्स के झुंड का पता लगा लेंगे। उसे हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। एक ऐसी जगह जो न ज्यादा गर्म होगी न ज्यादा ठंडी, पर जीने के लिए एकदम सही। हमें यकीन है कि नेचर में ऐसे कई रॉकी प्लैनेट्स हैं और हम उन्हें ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हवा की रफ्तार है 40 नॉट्स। ये कमाल की बात है कि सिर्फ 100 साल से कुछ कम वक्त में हम चांद तक पहुंच गए। हमने 135 शटल्स लॉन्च किए और अब हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा दूसरा प्लेनेट है जहां हम रह सकते हैं जो अर्थ जैसा है। जब भी मैं प्लेन से बाहर बादलों के बीच देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई और दुनिया भी है जहाँ जमीन और पानी होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वहां जाएगा जहां हबल पहले नहीं पहुंच पाया। लेकिन हमारा अगला कदम वहां पर पहुंच पाना है जहां इंसान नहीं पहुंच पाया, यानी कि मार्स पर पहुंचना चाहते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अब से 100 साल बाद हम ऐसे किसी तारे को देख रहे होंगे जिसके इर्द गिर्द दूसरी अर्थ जरूर होगी, जिस पर लाइफ पॉसिबल होगी।
ये असली दुनिया है जो इस समय स्पेस में है। ये स्टार्स के चक्कर लगाते प्लैनेट्स हैं जिनमें मून्स हैं, पानी है, मौसम है, बादल हैं और साथ ही सनसेट्स और मून राइजेस भी हैं। वो सारी चीजें जो हम अर्थ पर देखते हैं और पसंद करते हैं वो यकीनन यूनिवर्स में कहीं और भी मौजूद हैं। आज अगर हमारे पास स्टारशिप होता तो उसे दूसरी अर्थ तक पहुंचने में कई दशक या सदियां लग सकती थी, लेकिन मैं फिर भी जाता, ये जानते हुए कि मेरे ग्रेट ग्रैंड किड्स वहां तक पहुंच पाएंगे। टेलीस्कोप की वजह से ये इंसानी इतिहास में एक खास मोड़ है। हम पूरे लैंडस्केप को देख सकते हैं, बिछे हुए कॉस्मिक लैंडस्केप को। वक्त में कुछ बहुत शुरुआती दौर में, आज से और आने वाले कल में, वहां तारों में। अब रात के आसमान को देखने का लोगों का नजरिया बदल गया है। अब वो जानते हैं कि हर तारे के इर्द गिर्द वाकई कम से कम एक ग्रह है। ये नजरिए में उतना ही बड़ा बदलाव है जितना गैलीलियो का ये सबूत ढूंढना कि पृथ्वी ब्रह्मांड के बीचों बीच नहीं थी। शायद ये जानकारी की दूसरी दुनियाओं का भी वजूद है, हमें एक कर सकती हैं, एक साथ काम करने के लिए बढ़ावा दे सकती हैं। शायद हम वो नहीं हैं जो तारों तक जाएंगे, लेकिन हम जो टेलीस्कोप्स बना रहे हैं और जो हम बनाएंगे, उनकी मदद से हम वो बन सकते हैं जो उस महान सफर को शुरू करेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अक्टूबर सन 2018 में लॉन्च किया जाएगा।